हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th फिजिक्स में बच्चों आपका चैप्टर 13 चल रहा है और इस समय चैप्टर 13 में वो चीज़ पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं 2013 में। एमपी बोर्ड एग्जाम में 2013 में जो क्वेश्चन बनने वाला है इस चैप्टर से 2 अंक का या 3 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला बच्चों। तो वैसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जैसा कि मान लो पूछा जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। बहुत ही सिंपल है, 11th क्लास के फिजिक्स में हर बच्चा पढ़ता है, 10th क्लास के साइंस में पढ़ता है। नाभिकीय विखंडन ही नाभिक का टूटना, नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना। बहुत ही सिंपल है। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का बच्चों क्या होना, टूटना है ना, और नाभिकीय संलयन मतलब नाभिक का जुड़ना। यानी जब एक नाभिक पर हम किसी न्यूट्रॉन की बमबारी कर देते हैं, बौछार कर देते हैं, तो वो नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में विभक्त हो जाता है। यानी दो, जैसे एक नाभिक है समान आकार वाले नए नाभिकों में विभक्त हो जाता है, तो ये प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन है। मतलब जो नाभिकीय विखंडन है, इस प्रक्रिया में नाभिक टूट करके नए नाभिक का निर्माण करते हैं। और वहीं पे हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन में बच्चों। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो नाभिक या दो हल्के परमाणुओं के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। सिंपल है, बस इतना ही डिफरेंस है। जो हमारा नाभिकीय विखंडन है ये टूटता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है, इसलिए इसे कम ताप की आवश्यकता होती है। वहीं पे जब नाभिकीय संलयन की बात करते हैं तो दो नाभिक आपस में आएंगे मान लो, तो प्रतिकर्षण करेंगे, लेकिन उनको जोड़ना है तो कहीं ना कहीं अधिक ताप या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब चाहे नाभिक टूटे या नाभिक जुड़े, दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है, बशर्ते बस इतना डिफरेंस है कि नाभिकीय विखंडन जब नाभिक टूटता है तो अधिक ऊर्जा रिलीज करता है। लगभग जैसे एक नाभिक टूट करके दो नाभिक में विभक्त होता है तो लगभग 200 मेगावाट लगभग, समझ रहे हैं। लेकिन संलयन में 24 मेगावाट के आसपास लगभग ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से इसका डिफरेंस भी आपको तैयार करना है। क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ, तो आप सिंपल तरीके से बता दोगे कि जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, बौछार की जाती है, तो जो भारी नाभिक है लगभग समान आकार के नए नाभिकों में विभक्त हो जाता है बच्चों। तो यह जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक यूरेनियम का नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की गई, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ये बदल गया, दो नाभिक में बदला। यानी यहाँ पे एक परमाणु का नाभिक है, यहाँ पे दो परमाणुओं का नाभिक मिल चुका है। बेरियम परमाणु क्रमांक 56, परमाणु भार 141, क्रिप्टॉन 36 और 92 कितना इसका परमाणु भार हो गया। 3 न्यूट्रॉन, वैसे भी एक न्यूट्रॉन जब टूटता है तो 3 न्यूट्रॉन बनाता है सिंपल तरीके से, इसीलिए तो कहते हैं बहुत ही खतरनाक होता है। नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है अत्यधिक खतरनाक होती है बच्चों। ठीक, तो ये न्यूट्रॉन बनता है, साथ में 200 मेगावाट की ऊर्जा रिलीज होती है। बताओ कि एक नाभिक से 200 मेगावाट की ऊर्जा रिलीज होती है नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप। तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, एक नाभिक जो भारी नाभिक है वो टूटता है और समान द्रव्यमान के दो नए नाभिक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया कहलाता है नाभिकीय विखंडन बच्चों। ठीक है, यदि नाभिकीय विखंडन 2 नंबर में आएगा तो इतना आपको लिखना है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं नाभिकीय संलयन। इसमें होता क्या है, दो नाभिक मिले और जुड़ करके नए नाभिक का निर्माण कर दिए। संलयन मतलब जुड़ जाना। जैसे सूर्य में 2 हाइड्रोजन मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य में बच्चों नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी तक या अन्य ग्रह तक पहुंचती है। सूर्य से जो भी प्रकाश किरणें आती है वो किस क्रिया के फलस्वरूप आती है, तो नाभिकीय संलयन के क्रिया के फलस्वरूप। यानी सूर्य से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है बच्चों वो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप होता है। नाभिकीय संलयन में दो हल्के हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक संलयन होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे दो हल्के नाभिक हाइड्रोजन परमाणु के, जैसे आप कहोगे सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है, लेकिन ये होता क्या है बच्चों, कुछ इस प्रकार से बनता है कि जो हाइड्रोजन होता है, पहले एक हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, संलयित होता है तो कुछ इस प्रकार से निर्माण करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाता है। साथ में बच्चों इसमें 0.42 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। और फिर ये जो आपका बना A1H2
फिर 1H2 जब ये आपस में जुड़ता है तो एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है 2 4 और बच्चों 24 मेगावाट की एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रक्रिया है, समझ गए ना, नाभिकीय संलयन में यानी दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया ऐसा चीज माना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, लेकिन द्रव्यमान इसके पास दो ही है, प्रोटॉन दो, जैसे एक प्रोटॉन इसके पास एक प्रोटॉन इसके पास, दोनों सिंपल तरीके से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों समझ में आया। तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। एक चीज यहां पर एक क्वेश्चन बनता है नाभिकीय संलयन से कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप या उच्च दाब पर होता है, क्यों, इसका कारण क्या है बताओ। देखो जरा, जैसे हम संलयन में करते क्या है कि दो समान नाभिक आपस में पास में कोशिश करते हैं कि जुड़ जाएं। जब ये भी मान लो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास गया वो भी पॉजिटिव है, आप ही बताओ जब समान आवेश के पास जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, सही है कि नहीं भाई। ये आपका हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, दोनों समान परमाणु और समान परमाणु है, आवेश समान है दोनों में, तो दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपस में जुड़ जाएं, तो इन्हें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि हमने शुरू में ही बता दिया कि नाभिकीय विखंडन में उतना ताप की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा मात्रा में ताप की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हमारा नाभिकीय संलयन है बच्चों, ये समान परमाणु के कारण एक दूसरे के पास निकट नहीं आते, है ना। इनके बीच जो नाभिकीय प्रतिकर्षण बल है वो प्रबल रूप से कार्य करने लगता है, जिसको समाप्त करने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अधिक दाब की आवश्यकता होती है, जिससे दो हल्के नाभिक आपस में आ जाएं और जुड़ जाएं। सिंपल है, समझ में आ गया कि भाई परमाणु समान है तो दोनों नाभिक एक समान आवेश के हैं, मतलब इन दोनों में प्रतिकर्षण बल प्रबल रूप से कार्य करने लगेगा, जिसको कम करने के लिए अधिक ताप या अधिक दाब की आवश्यकता होती है बच्चों। सिंपल है, देखो संलयन क्रिया में समान भार वाले नाभिक धनावेशित होते हैं, ठीक है, यहां पर समान भार लिख लेना आप। जब दोनों नाभिक निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल प्रबल रूप से कार्य करने लगता है। इस प्रतिरक्षक बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए नाभिक को गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होनी चाहिए, गति जिससे मिल सके ताकि वो पास पास में आकर जुड़ सके। इसके लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है। सिंपल तरीके से कुल मिलाकर के प्रतिकर्षण बल को खत्म करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होती है बच्चों। इसके बाद डिफरेंस पर देख लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 या 3 अंक में पूछ दिया जा सकता है, तो 3 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। भाई नाभिकीय विखंडन में होता क्या है, एक भारी नाभिक टूट करके दो नए नाभिक का निर्माण करता है। संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। पहले ही बता दिया गया है कि नाभिकीय विखंडन में बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य ताप पर भी यूरेनियम जो है विखंडित हो जाता है। लेकिन संलयन में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। जब एक नाभिक टूटता है तो विखंडन के फलस्वरूप बच्चों 200 मेगावाट की ऊर्जा रिलीज होती है, और जो नाभिकीय संलयन है इसमें 24 मेगावाट की ऊर्जा रिलीज होती है। विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में, बहुत ही महंगी चीजें जैसे यूरेनियम भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, विदेश से मिल जाए ज्यादा मात्रा में तो परमाणु बम बहुत ही ज्यादा बना लेगा भारत, समझ रहे हो ना। तो भाई साहब मेगावाट इसकी बहुत ज्यादा होती है और ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए तो ज्यादा परमाणु बम भारत के पास नहीं है और अमेरिका के पास या रूस के पास ज्यादा है। कारण क्योंकि वहां यूरेनियम ज्यादा है, यूरेनियम ज्यादा हो तो परमाणु बम ज्यादा हो जाए, खतरनाक हो जाए, समझ रहे ना। संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है, जैसे हाइड्रोजन खूब ज्यादा उपस्थित है। विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें स्वतः निकलती रहती है बच्चों, अपने आप निकलेंगी वहां से। रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो किरणें हैं अल्फा बीटा गामा, जिसे बैक्यूलर किरण कहते हैं, ये स्वतः निकलती रहती हैं। लेकिन जो संलयन युक्त पदार्थ है रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको तैयार कर लेना, बस बकवास की चीजें नहीं। यदि आप बेहतर रूप से सुने होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आपको ये याद हो गया होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए हम पढ़ के आ रहे हैं, कितना पढ़ना है बच्चों। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।